नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी की अगली क्लास। पिछली क्लास में हमने सरकार का गठन बताया था, किस तरीके से सरकार का गठन होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और उनमें से राज्य में और केंद्र में किस तरीके से अंतर आता है। इन सभी का जो विश्लेषण है, जो मैप है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, जो चार्ट है दिमाग में सेट करने का, वो हमने पहली क्लास में आपको बता दिया है। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप अच्छे से उसको याद कर लेना, बना लेना और उसको तैयार कर लेना। आज की क्लास में हम लोग राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, राष्ट्रपति कौन होता है, किस तरीके से उसको बनाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया किस तरीके से लगाई जाती है, कौन कौन से शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसमें घटना चक्र और लूसेंट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है वन लाइनर पे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इसके बाद ज़रूरत घटना चक्र और लूसेंट पढ़ने की नहीं पड़ेगी, आप यहीं से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जितने भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज का यूनिट राष्ट्रपति। तो समझते हैं राष्ट्रपति कौन होता है। तो आप सीधे से जानते हैं भारत का प्रथम नागरिक होता है, और ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इसको कहा जाता है, यानी कि सर्वोच्च प्रमुख किसको कहा जाता है, किसको, राष्ट्रपति को। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है, भारत का राष्ट्रपति। इसे प्रथम नागरिक की भी संज्ञा दी जाती है। अगर वेतन की बात कर लें तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख होता है, और उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है, और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3.5 लाख पर मंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि राष्ट्रपति कौन होता है। तो समझते हैं कि राष्ट्रपति के मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में, कि जैसे पूछता है भारत का प्रमुख किसे कहा जाता है, तो प्रमुख नागरिक किसको कहा जाता है, या प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। संघ के कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ के कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। संघ का जो कार्यपालिका का प्रमुख अगर पूछे तो किसको बोला जाता है, राष्ट्रपति को। संघ का कार्यपालिका का अगर वास्तविक प्रमुख पूछे, वास्तविक पावर किसके पास है, तो वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। तो प्रधानमंत्री इसका वास्तविक प्रमुख माना जाता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति होता है। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। इनका शॉर्ट ट्रिक भी हमने नीचे बना दिया है, तो शॉर्ट ट्रिक पे आप उसको पहले ऐसे पढ़ लेते हैं थ्योरी पे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग देख लेंगे। तो अगर अनुच्छेद 52 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के कार्यपालिका का एक प्रमुख होगा जिसे राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, जिसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। यानी भारत का जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा उसे राष्ट्रपति कहा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है, इसमें कार्य शक्ति के बारे में बताया गया है, कार्य शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, निर्वाचन के बारे में। यानी कि पहला 52 अनुच्छेद कहता है कि भारत के कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्य शक्ति के बारे में, कि राष्ट्रपति की क्या कार्य शक्तियाँ होंगी, वो अनुच्छेद 53 के बारे में है। ये लाइन नीचे होनी चाहिए थी। ठीक है, अब अनुच्छेद 54 कहता है कि निर्वाचन के बारे में, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा। तो इससे क्वेश्चन आपको 54 याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्वेश्चन यहाँ से जब फ्रेम होता है, किस तरीके से पीएससी वगैरह में क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे, और वन लाइनर जो वनडे एग्जाम होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ किसमें नहीं थे, तो अनुच्छेद 53 में। लेकिन जब आप पीएससी वगैरह, स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज में एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन ये नहीं, उसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आप ये ध्यान रखिए कि निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा है, कि निर्वाचित सदस्य किसके, लोकसभा के, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे 2 स्टेट यूटी को लिया गया है, कौन कौन से, दिल्ली और पांडुचेरी। तो आपको बताना है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा
दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति को चुनने में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है आपने अच्छे से समझ लिया। आपको समझना है दिल्ली और पांडिचेरी। यूटी में सिर्फ 2 राज्य शामिल हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। अब समझ लेते हैं अनुच्छेद 55 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की रीत, किस तरीके से इसका निर्वाचन होगा। तो अनुच्छेद 55 के तहत कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसमें संघ की 776 सीटें जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की शामिल हैं, और राज्य की 4120 सीटें यानी विधानसभा, जो अभी आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा की कितनी 776 सीटें, और विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा की टोटल सभी राज्यों के विधानसभा की बात कर रहा है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो सभी राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो कितने 4120 सदस्य हैं। इसमें और दिल्ली पांडिचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये अब देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो इस तरीके से होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता कि आप जिस तरीके से विधायक और सांसद चुनते हैं कि उनका कमल का निशान या हाथ का पंजा या साइकिल का वोट है, तो जिसको आपने वोट दिया तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ अलग तरीके से व्यवस्था होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 लोग खड़े हैं। आपको वोट देने के लिए कहा गया, वोट कौन डालेंगे आपने ऊपर समझ लिया, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अब इन 3 लोग खड़े हो गए, ए बी सी खड़े हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति आया, अब उसको वोट करना है, तो वो क्या करेगा, वो प्रेफरेंस देगा कि हमें ए जो है ए को दूसरे नंबर पे रखना है, बी को 1 नंबर पे रखना है, सी को 3 नंबर पे रखना है। दूसरा व्यक्ति आया, उसका कहने का मतलब है कि हम ए कैंडिडेट को 1 नंबर पे रखेंगे, बी को 2 नंबर पे रखेंगे, सी को 3 नंबर पे रखेंगे। ऐसे कोई तीसरा पर्सन आएगा, वो कहेगा ए को हम 1 नंबर पे रखेंगे, बी को 2 नंबर पे और सी को 3 नंबर पे। तो इस तरीके से उनको प्रेफरेंस देनी पड़ती है, 1 2 3 करके उनको बताना पड़ता है कि सबसे पहले किसको देखना चाहेंगे राष्ट्रपति पद के रूप में, फिर किसको देखना चाहेंगे, फिर किसको देखना चाहेंगे। इस तरीके से आपको उनको नंबरिंग करके प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो इसी को बोला जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस हिसाब से जोड़ा जाएगा कि ए को कितने लोगों ने वोट किया, बी को कितने लोगों ने वोट किया और सी को कितने लोगों ने वोट किया। उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी का चुनाव होगा, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, उसी के हिसाब से राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से बात समझ ली। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 56 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 56 कहता है पदावधि के बारे में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष को होता है। शपथ ग्रहण के दिन से इसमें जोड़ लिया जाता है, जिस दिन राष्ट्रपति की शपथ होगी उसी दिन राष्ट्रपति का दिन से जोड़ लिया जाएगा कि आज से एक दिन काउंट हो गया और ये अगले 5 वर्ष तक शासन करेंगे, कार्यकाल इनका होगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 57 क्या कहता है पुनः निर्वाचन के बारे में। यानी पुनः निर्वाचन के बारे में क्या है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसमें तय सीमा नहीं है। अगर वो दोबारा उसका इलेक्शन होता है तो दोबारा पुनः निर्वाचन के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 58 क्या कहता है तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कि जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। जो लोकसभा का सदस्य बनने की एबिलिटी है वही राष्ट्रपति बनने की एबिलिटी भी इसमें सम्मिलित की गई है कि लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई सरकारी उसका लाभ ना मिल रहा हो, सरकारी जॉब ना हो, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 50 सदस्य उसके प्रस्तावक और 50 सदस्य उसके अनुमोदक के तौर पर होने चाहिए। ये पूछा गया था 2017 पीसीएस में पूछा गया था। इसको आप अच्छे से याद करिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक और अनुमोदक सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर इससे पूछ ली जाए कि जमानत राशि कितनी होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 15,000 रुपये होती है जमानत राशि, जो आरबीआई के पास इसको सरकारी खजाने में जमा करना पड़ता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 60 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 60 कहता है शपथ ग्रहण के बारे में।
शपथ ग्रहण की, राष्ट्रपति की जो शपथ ग्रहण व्यवस्था है वो किसमें है? अनुच्छेद 60 में। और शपथ ग्रहण कौन कराएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश ही इनको शपथ दिलाते हैं, और शपथ के दिन से ही राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? तो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताता है अनुच्छेद 61। किस तरीके से कि अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया कि महाभियोग प्रक्रिया। अब महाभियोग प्रक्रिया क्या है? यदि राष्ट्रपति संसद यानी कि संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसे इस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को आपको सूचना करनी होगी कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया इन कारणों की वजह से लाया जा रहा है या प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, यदि महाभियोग प्रक्रिया से पहले राष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं तो यह प्रक्रिया वहीं पे बंद कर दी जाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई, महाभियोग प्रक्रिया। अब देखो, अगर राष्ट्रपति के बारे में है तो राष्ट्रपति की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करी जाए, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है, तो अगर उपराष्ट्रपति के पे अगर महाभियोग प्रक्रिया लगानी है तो वो सिर्फ राज्यसभा में पेश होगा। उसका प्रस्ताव पहले राज्यसभा में होगा फिर लोकसभा में जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया लगानी है तो आप लोकसभा में पेश करिए या राज्यसभा में पेश करिए, उसी के अकॉर्डिंग वो चलेगा। यही पे ये चीज़ यहीं पे हमने लिखी हुई है कि मान लो अगर महाभियोग बिल सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा से पारित कर देता है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। यदि लोकसभा भी इसे पारित कर देता है तो यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना पड़ता है। तो बात समझ में शायद आ गई होगी कि महाभियोग प्रक्रिया में मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो उसको या तो त्यागपत्र वो दे, अगर नहीं दे रहा है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ता है कि नहीं, उसको सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया इन कारणों की वजह से लगाई जा रही है। अब राष्ट्रपति के पास दो कंडीशन है, या तो वो अपने पद को त्याग दे, नहीं तो उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी। महाभियोग प्रक्रिया में क्या है कि इसका जो प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा की किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो सबसे पहले राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाई गई है। यदि राष्ट्रपति पर निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद होता है तो इसका मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट पर ही चलाया जाएगा। यदि राष्ट्रपति हट जाए या त्यागपत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन यह 6 माह तक के लिए बात है कि 6 माह तक के लिए उसको उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेगा। 6 माह के बाद तुरंत इलेक्शन कराने होंगे और नया राष्ट्रपति को चुनना होगा। अब देख लेते हैं जो आर्टिकल हमने ऊपर ये पढ़े, जितने भी आर्टिकल हमने राष्ट्रपति से संबंधित पढ़े हैं, उन सभी आर्टिकलों की क्या ट्रिक है, किस तरीके से आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वो एक थ्योरी थी जिसको हमने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक में इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति पे जितने भी आर्टिकल है उनकी क्या ट्रिक है कि जैसे पकान कोका द्योदशम, या इसकी ट्रिक है सारे आर्टिकल याद करने की। पा से हो गया पद के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 में। का से हो गया कार्यपालिका के बारे में बताया गया अनुच्छेद 53 में। ना से हो गया निर्वाचन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 54 में। को से हो गया कोटा यानी उसके रीत किस रीत से चुना जाएगा उसी को हमने बताया था, तो वो किस में है, तो अनुच्छेद 56 में। का से हो गया कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा, वो किस में है, अनुच्छेद 56 में। और द से हो गया दोबारा उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 57 के तहत की जाएगी। और यो से हो गया योग्यता अनुच्छेद 58। द से हो गया शर्तें उसके लिए क्या होंगी कि तो अनुच्छेद 59। और स से हो गया शपथ ग्रहण अनुच्छेद 60। मा से हो गया महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी अनुच्छेद 61 के तहत। तो ये ट्रिक हमने आपको बता दी। अगर आप पूरा आर्टिकल का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम पूरे चैनल की प्लेलिस्ट लगा देंगे कि आप पॉलिटी, हिस्ट्री या जियोग्राफी या फिर जिसका भी आप वीडियो देखना चाहेंगे तो आप जाकर के नीचे लिंक लगा देंगे, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से वहाँ पे वो वीडियो आसानी से आप देख लेना। जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, संविधान संशोधन है, पॉलिटी के, सारे हमने बहुत बेहतर ढंग से समझाए हुए हैं, तो आप जाकर के वीडियो देख लेना। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन सिविल सर्विसेज, आरओ, एआरओ और पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति कुछ
शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 53 में मिलता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है, यानी वह स्वयं कर सकता है या अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों के जो उनको सलाह देते हैं उनके माध्यम से वह कार्य करता है। अब देख लेते हैं राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती हैं: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो शक्ति और स्वविवेक की शक्ति। तो इनसे ही क्वेश्चन फ्रेम होता है स्टेट पीसीएस और यूपी सिविल सर्विसेज या अन्य सिविल स्टेट पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज या फिर आप जो आरओ एआरओ का एग्जाम देते हैं उनसे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को ज़्यादातर मिलता है। तो इन शक्तियों को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति की क्या है। तो कार्यपालिका शक्ति में देखते हैं कि सबसे पहले कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त हैं कि वो नियुक्ति किनकी कर सकता है। तो देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और कैग की नियुक्ति करता है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ओबीसी एससी एसटी के अध्यक्षों की नियुक्ति एवं आयोगों का गठन करता है। यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की भी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति अनुच्छेद 280 के तहत होती है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, और या केंद्रों और राज्यों के बीच टैक्स का सुझाव देते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया जी बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो वित्त आयोग का गठन किसमें है? अनुच्छेद 280 में। इनके जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति कर। देखते हैं भारत के राजदूतों की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाइएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों का जो गठन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है अनुच्छेद 263 के तहत होता है। किसी क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र घोषित करना है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि अगर कोई भी ट्राइबल एरिया है, अगर उसको मान लो ट्राइबल एरिया नहीं है, अगर उसको ट्राइबल एरिया बनाना है तो कौन घोषित करेगा? तो राष्ट्रपति ही घोषित करता है उस चीज़ को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसमें जो आपको याद रखने वाली बातें हैं वो आपको कौन कौन सी है टिक लगाए दे रहे हैं, आप इनको वैसे ही टिक लगा लीजिएगा। देखो, कैग की नियुक्ति पूछी जाती है, चुनाव आयोग की नियुक्ति पूछी जाती है, वित्त आयोग की नियुक्ति पूछी जाती है, राज्यपालों की नियुक्ति पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो अंतर्राज्यीय परिषद इसकी नियुक्ति पूछी जाती है। और ये तो आपको इनके बारे में अच्छे से, इनको तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे। अब देखते हैं विधायी शक्तियाँ। तो क्या है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ? तो हमने आपको बताया था कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर अंग आपसे पूछ ले तो सर कहेंगे कि सर 3 अंग है। कौन? लोकसभा, राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी इसके अंग के रूप में जुड़ जाता है। इसी बात को कहा गया है कि संसद का यह अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर कोई बिल या विधेयक पेश होना है तो बिना राष्ट्रपति के साइन के वह मान्य नहीं होगा। राष्ट्रपति इन पे साइन करता है। जैसे सबसे पहले इन्हीं पे साइन करता है। धन विधेयक पे संचित निधि से धन निकालना या जमा करना या संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति सबसे पहले हस्ताक्षर करता है। अब अनुच्छेद 123 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब है? एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का मतलब होता है जब संसद की जब बैठक ना चल रही हो तो राष्ट्रपति अकेले बिल पर हस्ताक्षर करके बिल को पारित कर देता है। इसे ही अध्यादेश कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या काम करता है विधायी शक्तियों के तौर पे? तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, संसद का सत्र बुलाता है, और सत्र बुलाता है या सत्र का सत्रावसान कर सकता है या लोकसभा को भंग कर सकता है। तो सत्रावसान का क्या मतलब है? कि बैठक को कुछ समय के लिए रोकना या अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना ही सत्रावसान होता है, ठीक है। तो संसद का सत्र बुलाना। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो वित्तीय शक्तियां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपातकाल की स्थिति, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। दूसरा, आकस्मिक नीति पर पूरी तरीके से राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है अनुच्छेद 267 के तहत। आपातकालीन स्थिति में केवल होता है किस पे? आकस्मिक निधि पे राष्ट्रपति का नियंत्रण। आकस्मिक निधि का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 267 में है। प्रत्येक
वर्ष अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में पेश करने के लिए सरकार को यह बोलते हैं। तो कौन बोलता है? तो राष्ट्रपति बोलता है अनुच्छेद 112 के तहत। किसको? बजट को। बजट का वर्णन देखो संविधान में नहीं है, उसको दूसरे शब्दों में एक टेक्निकल वर्ड में इस्तेमाल करके बोला गया है वित्तीय विवरण। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, वित्तीय विवरण का मतलब ये है बजट। बजट हम लोग आम चाल की बोलते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बात समझ में आ गई ना? तो जो वित्तीय विवरण है यानी कि बजट है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में है। तो इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति बोलते हैं, प्रत्येक वर्ष इसको पेश करना चाहिए, इसके लिए बोलते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पेश कौन करता है? तो आपको ये अच्छे से पता है। ठीक है, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि जो बजट है प्रत्येक साल का तो कौन पेश करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो इसकी न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, या उसकी सजा को कम कर सकता है, या उसकी सजा को रोक सकता है। ये किसमें है? अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 73 क्या कहता है? 143 क्या कहता है? कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद 143 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। अभी ऊपर हमने आपको बताया एक आर्टिकल और कि अनुच्छेद 123, तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं सैन्य शक्ति। तो सैन्य शक्ति क्या है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमने आपको ऊपर ही बता दिया था। किसी भी देश के साथ युद्ध शांति की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है। और आपात की स्थिति देखते हैं, आपात की शक्ति राष्ट्रपति के पास किस प्रकार है? तो अनुच्छेद 352, इसके पास 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं आपात शक्ति में, 352, 356 और 360। ठीक है, सब में 4-4 का डिफरेंस है, 352, 356 और 360। 352 क्या है? युद्ध बाहरी आक्रमण राष्ट्रीय आपात, इसी को बोला जाता है युद्ध बाहरी आक्रमण या राष्ट्रीय आपात कहने लग गया। तो राष्ट्रीय आपात का मतलब है अनुच्छेद 352 लागू कर दिया गया। ये कब लागू हुआ था? तो 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश निर्माण के समय, और 1975 में सर्वोदय आंदोलन के समय इसको लगाया गया था। किसको? राष्ट्रीय आपातकाल को। अनुच्छेद 56 क्या है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब यह लगाया जाता है। इसी को एक शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब तक यह 126 नहीं, अब तक लगभग 132 प्लस यानी 132 बार इसको लगाया जा चुका है। किसको? राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, यूपी में लगभग 10 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। तो ये आप इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पंडित गया था। ठीक है, अनुच्छेद 360 तो यह बताता है वित्तीय संकट के बारे में। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कुछ होती है फाइनेंशियल क्राइसिस के समय, तब इसको लगाया जाता है अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट। अभी तक इसको एक भी बार लगाया नहीं गया है। तो आपको 3 पावर इसमें याद रखनी है आपात की स्थिति में, 352, 356 और 360। ठीक है, तो 360 अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, यह वित्तीय संकट के लिए है। और राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 से, और राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 352 से। अब देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर यानी पॉकेट वीटो, जो खूब पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो या वीटो शक्ति क्या होती है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 111 में मिलता है। यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, इसी को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो कौन कौन से राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं? तो समझिए, या तो वह उस पर हस्ताक्षर कर दे, या तो वह उसे अपने पुनर्विचार के लिए अपने पास रख ले, पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या तो वह अपने पॉकेट में रख ले। ठीक है, तो उसी को पॉकेट वीटो का नाम दिया गया है। तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं जब कोई बिल आता है, या तो वह हस्ताक्षर कर दे, या तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर दे, या तो वह उसको अपने जेब में रख ले। इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है। इतनी पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो इसको कहा गया पॉकेट वीटो। यानी अब हम लोग देख लेते हैं स्वविवेक की शक्ति। तो क्या है स्वविवेक की शक्ति? तो यानी कि मान लो कि जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं कर पाई। ठीक है, तब किसे प्रधानमंत्री चुना जाए या कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति ही तय करते हैं। तो वह उस व्यक्ति की पार्टी अथवा उस व्यक्ति को चुनेंगे जिनसे उनको ये लगेगा कि इस व्यक्ति या इस पार्टी के अंदर क्षमता है कि पूर्ण बहुमत से वह सरकार बना सकता है। तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री के तौर पे
चुनते हैं। तो यह होती है स्वविवेक की शक्ति। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे ये जो सीरीज चला रहे हैं सरकार के गठन में, ठीक है, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में, तो इसी के आगे अगला वीडियो हम जल्द लेकर के आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कम से कम एक बार ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।